नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। शशिकला का बेंगलुरु कोर्ट में सरेंडर, भेजा गया जेल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदलने से इनकार। धनाकरण बनाए गए अन्नाद्रमुक के उप महासचिव शशिकला और पलनीसामी पर एफआईआर, विधायकों को बंधक बनाने का आरोप। उत्तर प्रदेश में 65 और उत्तराखंड में 68% से ज्यादा मतदान। दांव पर 1349 उम्मीदवारों की किस्मत। कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला। ताइवान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा। चीन की आपत्तियों को भारत ने किया खारिज, कहा राजनीतिक मतलब निकालना गलत। अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो का नया कीर्तिमान, एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण, कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश के दूसरे दौर की 67 सीटों पर मतदान आज पूरा हो गया। इन सीटों पर करीब 65.5% से ज्यादा मतदान हुआ है। राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिखा। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के अलावा बीजेपी, बीएसपी और आरएलडी की ओर से भी चुनौती मिली। राज्य में दूसरे दौर के मतदान को लेकर लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। क्या युवा, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आने वाली सरकार हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, ये शिक्षा भी सही होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए बच्चों को। बच्चे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। किसान मजदूरों को राहत मिलनी चाहिए। परेशान है किसान मजदूर बहुत ज्यादा, और गलियों में खरंजे नाली बननी चाहिए। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 748 कंपनियां तैनात की गईं। मैं ये समझता हूं कि ये सारे इंतजामात के चलते जो बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन वोटर्स की देखने को मिली, और 5 बजे तक ऑलरेडी 65.5% हमारी वोटिंग हो चुकी थी एंड स्टिल काउंटिंग। इस दौर में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 67 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद 721 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस दौर में सबसे ज्यादा 67 उम्मीदवार बीजेपी और बीएसपी ने उतारे हैं, जबकि आरएलडी के 53, समाजवादी पार्टी के 51, कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों समेत 207 निर्दलीय भी मैदान में हैं। इससे पहले प्रदेश में पहले दौर की 73 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान हुआ था। जैगम मुर्तजा के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में जनता ने आज बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। राज्य की 69 सीटों पर 68% मतदान की खबर है। जनता की जुबान पर जहां अपने मुद्दे थे, तो बीजेपी और कांग्रेस समेत सियासी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। उत्तराखंड की जनता पौ फटते ही मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंच गई। ये तस्वीरें राज्य के अलग अलग पोलिंग बूथों की है, जहां जनता ने अपने मुद्दों की कसौटी पर नेताओं को तौला। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, हर जगह भारी तादाद में जनता वोट डालने पहुंची। उत्तराखंड वोटर टर्नआउट हैड बीन द रिकॉर्ड टर्नआउट, हाईएस्ट एवर। At 5 p.m. the percentage of turnout was 68%. पहली बार वोट डालने वाले युवा हों या तमाम सरकारों के गवाह, अनुभवी बुजुर्ग मतदाता, हर किसी के अपने मुद्दे थे, अपने मसले और अपनी अपनी पसंद। इश्यू यही है कि जो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का विकास हो, सड़कें सही हो। पहले से सरकार देख के चले, जो शुरुआत आ रही है उस पहले से काम करे, बाद में ये काम ना करे चुनाव के टाइम में। सबसे पहले तो शिक्षा का मुद्दा है, और स्कूलों में टीचरों की कमी है। सबसे पहले तो उन्हें सुधारना चाहिए सरकार को। वही सरकार को वोट दे जो आगे काम करे। मैं ये कहती हूँ कि अच्छे जो वो है गवर्नमेंट, उनको हमें लाना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो। और जो यंग जनरेशन में जो जैसे बेरोजगारी है, उसकी ये जो मेन समस्या है उसको दूर करें। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। कर्णप्रयाग में बीएसपी प्रत्याशी की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद यहां मतदान टल गया था। कर्णप्रयाग सीट पर अब 9 मार्च को मतदान होगा। इस बार के चुनाव में कुल 69 सीटों पर राज्य में
कुल 628 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 75,12,559 मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने कुल 10,685 मतदान केंद्र बनाए थे। इस बार को मिलाकर राज्य में अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। साल 2000 में अंतरिम सरकार बनने के बाद पहले चुनाव 2002 में हुए। इस बार 54.21% वोटिंग हुई थी। 2007 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 63.72% रहा, जबकि पिछली बार यानी 2002 में राज्य में 67.22% मतदाताओं ने वोट डाले। श्याम सुंदर, प्रणव गोस्वामी और नव विक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो उत्तराखंड में आज जो चुनाव हुआ है यानी कि मतदान और उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं देशबंधु से जयशंकर गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ उत्तराखंड में किस तरीके से मतदान रहा, हल्द्वानी से नवविक्रम बोल रहे हैं। शुरुआत में नवविक्रम आपसे करना चाहूंगा, 2002 से लेकर अब तक जब भी मतदान हुआ उत्तराखंड में कोई खास लहर नहीं दिखी, स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं। इस बार की तस्वीर कैसी दिखी आपको? जी कविंद्र, बिल्कुल जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो राजधानी का मसला है कि क्योंकि उत्तराखंड बनने के साथ ही ये बात चली थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, लेकिन देहरादून अभी तक अस्थायी राजधानी के तौर पर है। तो ऐसे में जो ये मुद्दे हैं, पहाड़ पर राजधानी का मुद्दा है, क्योंकि गैरसैंण अभी तक वहां पर कोई इस तरीके की शुरुआत नहीं की गई है जिससे कि वहां राजधानी वहां के लोगों को संतुष्टि मिले। इसके अलावा पलायन का मुद्दा जो बेहद गंभीर है, यहां पर लगातार आप अगर देखेंगे, क्योंकि मैंने इलाके का दौरा किया, वहां देखा कि गांव में आबादी लगातार घटती जा रही है, लोग वहां से लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ के साथ यहां पर दोनों दलों की सरकारें रही है, जो मुख्य दल है बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन दोनों दल पलायन रोकने में नाकाम रहे हैं और इसके साथ ही रोजगार के कोई बेहतर साधन उपलब्ध नहीं है। जी कभी जी शुक्रिया नवविक्रम इस अपडेट के लिए आपका। जयशंकर जी, जैसे कि नवविक्रम ने भी कहा, बहुत अहम है कि उत्तराखंड में हमने देखा कि जब भी चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव, स्थानीय मुद्दे हमेशा वरीयता पाते रहे हैं और जो मतदाता उनके जहन में वही एक बड़ा मुद्दा होता है। इस बार कैसे देखते हैं आपसे? नहीं, इस बार तो सबसे मजेदार जो पहलू उभर के आया है, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन पार्टी कहाँ है। क्योंकि कल तक जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। कल तक जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो भाजपा के पाले में घूम रहे हैं, और कल तक जो भाजपा के साथ थे विधायक वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मतलब दोनों दलों में कोई खास उस ढंग से अंतर नहीं रह गया है। चेहरे बदल गए, इधर के उधर अगर झंडे और चुनाव निशान को अलग कर दीजिए तो आप पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इशूज की बात भी वही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक राजधानी का इशू, जैसे अभी नवविक्रम कह रहे थे, तय नहीं हो पाया। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो ये एक तर्क दिया गया था, जैसे लखनऊ से देहरादून जाने में या पिथौरागढ़ जाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दूरी बढ़ जाती है। तो आज भी अगर आप हल्द्वानी से पिथौरागढ़ से जाना होगा, आपको देहरादून जाना होगा, तो लगभग उतनी ही दूरी है जितनी लखनऊ से होती थी। तो एक बीच की बात तय की गई कि साथ गैरसैंण में राजधानी बनाई जाए, तो बात बन जाएगी। एक तो पहाड़ पे भी रहे, लेकिन हुआ नहीं। और दूसरा जो है, देखिए इशू जो पलायन है वो मेनली वहाँ पोस्टल इकोनॉमी मानी जाती है। सेना में सबसे अधिक वहीं के लोग हैं। दिल्ली में आप देखिएगा, दिल्ली में भी एक पहाड़ है। उत्तराखंड के बहुत ज्यादा लोग लखनऊ में हैं या यहाँ करके बसे अपना, जहाँ जिसको रोजगार मिलेगा वो वहाँ करेगा। तो एक सवाल तो है, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, उसका कभी निदान नहीं हुआ, या और सारे जो इशूज हैं तो वो तो है ही। लेकिन सबसे एक जो आश्चर्य की बात इस बार अच्छी दिख रही है कि मतदान का परसेंटेज बहुत बढ़ा है। 68% तो बता रहे थे अभी वो, और ये कह रहे थे 5 बजे तक का है। इसका मतलब जो बहुत सारी जगहों में कतारें लगी रहती हैं, तो वैसे भी दूर दराज के इलाके हैं, तो हो सकता है कि वो आएगा, तो हो सकता है कि 70% तक जाए। और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और किसी न किसी बात का संकेत भी है। लहर तो नहीं दिख रही है किसी को ढंग से कि नहीं कांग्रेस के पक्ष में लहर हो या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर हो, लेकिन कहीं न कहीं कोई एक ऐसा इशू है, जैसे आप नोटबंदी का भी इशू ले सकते हैं, अब उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन कहीं न कहीं एक इशू है जिसने मतदाताओं को मुखर कर दिया, घरों से बाहर निकाल करके लाइन में खड़ा कर दिया। क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ पर जिस तरीके से पहले प्रभावी हुई थी, मैं कहूँगी जब ये राज्य बना था, और काफी ज्यादा वहां की जनता उनके साथ खड़ी नजर आती थी, लेकिन धीरे धीरे और खासतौर पर इस चुनाव में
कहीं पर ही बड़ा रोल उनका नजर नहीं आता। क्या वाकई नतीजे भी कुछ ऐसे ही हो सकते हैं? हाँ नहीं, धीरे धीरे खत्म ही होते गए। उत्तराखंड क्रांति दल था, जो उपक्रांत जो था, जो उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा आंदोलन उसी ने किया। भाजपा ने या कांग्रेस ने तो भजाया उसको, आंदोलन को भजाया अपने पक्ष में, लेकिन आंदोलन तो यूकेडी के लोगों ने किया। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात यह रही कि उनके कभी 8-10 एमएलए भी जीत के आए, लेकिन वो उस ढंग से निर्णायक स्थिति में नहीं बन पाए कि अपनी सरकार बना पाए वो। तो उनको कभी भाजपा के पाले में तो कभी कांग्रेस के पाले में, और वो चूंकि स्पष्ट बहुमत किसी का आया नहीं, तो कहीं इनके टूट के उधर चले गए, कहीं उधर चले गए, और धीरे धीरे उनका क्षय होता गया। तो आज की हालत में उनका कुछ वर्चस्व उस ढंग से रहा ही नहीं, उनकी उपस्थिति नहीं दिखती है। हाँ। अब अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की दूसरा दौर बहुत ही निर्णायक और बहुत ही अहम कहा जा रहा है। सहारनपुर से लेकर रुहेलखंड की जो पूरी बेल्ट है, जिस तरीके से यहाँ पर मैं कहूं कि पिछले आंकड़े हैं 2012 से, और जो इस बार मुद्दे रहे लोकसभा चुनाव में, हालांकि यहाँ पर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार क्या बड़ा मुद्दा आपको दिख रहा है इस पूरी बेल्ट में, या फिर कमोबेश अलग अलग मैं कहूं कि सीटों पर अलग अलग स्थानीय मुद्दे? देखिए, इस बार भी वही कि मतलब जो कोई खुल करके कोई ऐसा मुद्दा तो नहीं दिख रहा है। नोटबंदी का है, लेकिन नोटबंदी को न तो प्रधानमंत्री ने उस ढंग से भुनाने की कोशिश की अपनी रैलियों में, या न तो कांग्रेस के राहुल गांधी या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के या मायावती ने कभी उस ढंग से इशू नहीं बनाया। ठीक है, ये तो कहा कि भाई कतार में खड़ा करवा दिया, लेकिन मुद्दा नहीं बनाया, मुद्दा उस ढंग से नहीं बनाया कि उस पर, लेकिन लोगों के अंदर फीलिंग तो है, नाराजगी भी है, और कहीं कहीं वो खुशी भी हो सकता है कि ठीक है साहब, आगे इसके फ्रूट्स निकलेंगे। जैसे आज प्रधानमंत्री कहीं बोल रहे थे ये सरकार अमीरों के खिलाफ सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो लोग पूछते हैं साहब गरीब के लिए हुआ क्या? मतलब इस पूरे नोटबंदी में किसी गरीब का कुछ भला हो गया हो या किसी अमीर का कुछ नुकसान हो गया, तो ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। तो ये सब इशूज तो हैं, लेकिन मेनली जाकर के वही सामाजिक समीकरण वाली बात ही आ जाती है। जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें भी भाजपा का 2012 के चुनाव में तो 11-12 सीटें थी, और ये जो दूसरे चरण में भी इस बार भी इनका 10 ही करीब था, और जो 2014 का लोकसभा चुनाव था वो अपने आप में निराला था। मतलब वो चाहे मोदी यहाँ पर विकास की बजाय जातिगत समीकरण ज्यादा प्रभावी रहे हैं। और उसमें जो है, जैसे समाजवादी पार्टी का जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो उसे एक बात तो निकल के आ रही है। पिछली बार तो अलग लड़े थे, अखिलेश यादव अपने बूते लड़े थे, लेकिन फिर भी इनको 30 सीटें मिली थी दूसरे चरण में, तो सबसे अधिक बड़ी पार्टी उभर के आए थे। इस बार शायद कांग्रेस के साथ मिलने से उम्मीद को वो लोग कर रहे होंगे थोड़ा और ज्यादा हो जाए। तो देखना होगा कि सेकंड फेज में गठबंधन कितना काम करता है, या फिर मायावती जी का अपना दलित सोशल इंजीनियरिंग की बात है, या भाजपा ने जो अत्यंत पिछड़ी जातियों पर जो ये किया है, दांव लगाया, गैर जाटव गैर यादव, इनको साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो उसका थोड़ा असर भी कहीं कहीं दिख रहा है। सैनी इनके साथ आ गए, कश्यप साथ में आ गए, कहीं निषाद हैं, कहीं बघेल हैं। वोट में कितना बदला है, कितने वोट में बदला होगा, तो फिर जो बनिए हैं, जो नोटबंदी के सबसे बड़े शिकार हुए हैं, जिनको क्या वो भाग गया है, एक तो उनको बेईमान कहा गया, दूसरे उनके रोजी रोटी पे कुठाराघात महसूस वो लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भाजपा, चूंकि भाजपा के परंपरागत जवाबदार लोग थे, वोटर रहे हैं, तो उन लोगों ने साथ दिया कि नहीं दिया है, या ब्राह्मण जैसे कई सारे फैक्टर आप कह रहे हैं कि इस बेल्ट पे हैं, जो कि प्रभावी देख सकते हैं नतीजों। फिलहाल शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए। और यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार, किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार, कौन होगा विपक्ष में, किसकी बनेगी सरकार। देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे दौर के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में रैली की, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाराबंकी में। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ समेत कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में रैली की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना साधा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गठबंधन लोगों के विकास के सपनों को चकनाचूर कर देगा। नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव के विकास के दावों पर भी सवाल उठाए। आज मैं यूपी का अगर खाका खोलूं तो कहीं अप नजर नहीं आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है। आज यूपी में जनता का भरोसा डाउन है, विकास का ग्राफ डाउन है, कानून व्यवस्था डाउन है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ समेत कई जगहों पर चुनावी सभाएं की। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के वादे पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बीते 2.5 साल से सिर्फ लोगों को परेशान करने में लगी है और वो अपने मन की बात भी नहीं समझा पाए। हमने तो कहा कि इतने दिनों से मन की बात कर रहे हैं आप, कम से कम कोई काम की बात तो करो, कि कोई काम किया हो तो हमें भी बता दो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बाराबंकी के जैतपुर रैली में प्रधानमंत्री ही निशाने पर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री पर गरीबों की अनदेखी और कारोबारियों के हितों में काम करने का आरोप लगाया। आप मुझे बता दीजिए किन लाइनों में हिंदुस्तान का एक बड़ा उद्योगपति नहीं दिखाई दिया? क्या उनके पास कैश नहीं है क्या? एक अमीर व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाराबंकी रैली में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जताया। बीजेपी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी वैन की केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वादों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। तीसरे दौर में 19 फरवरी को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होना है। वहीं चौथे दौर में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषणों पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आयोग को कल तक जवाब देना है। लखनऊ पीठ के सामने एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अपील कर रहे हैं। चुनावों के दौरान जाति धर्म के आधार पर वोट मांगना, ध्रुवीकरण की कोशिश पर प्रतिबंध है। अन्नाद्रमुक महासचिव वी.के. शशिकला ने आज बेंगलुरु की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सरेंडर के लिए और वक्त की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। समर्थकों के भारी हुजूम के बीच वी.के. शशिकला बुधवार को चेन्नई से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। वो मरीना बीच पर जयललिता की समाधि पर गई। इसके बाद वो पार्टी के संस्थापक एम.जी. रामचंद्रन के स्मारक पर भी गई। फैसले ने ये बता दिया है कि अगर करप्शन होगी हाई प्लेसेस में, ऊंचे लोगों में, तब भी कोर्ट उस पर बड़े हैवी हैंड से काम लेगी। पुलिस के अनुरोध पर शशिकला के सरेंडर के लिए बेंगलुरु जेल में ही कोर्ट बनाया गया था। जेल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शशिकला और उनके 2 रिश्तेदारों को आय से अधिक संपत्ति जमा करने का दोषी पाया था। कोर्ट ने शशिकला की 4 साल की सजा बरकरार रखी थी। 6 महीने की सजा वो काट चुकी हैं। उन्हें 10 करोड़ का जुर्माना भी भरना होगा। शशिकला अब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में सत्ताधारी दल अन्नाद्रमुक विभाजन की ओर बढ़ रहा है। शशिकला और पनीरसेल्वम का गुट मुख्यमंत्री पद से अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। इस बीच शशिकला के खिलाफ आज विधायकों को बंधक बनाने का मामला भी दर्ज कर लिया गया। जेल जाने से पहले अन्नाद्रमुक प्रमुख वी.के. शशिकला ने बुधवार को पार्टी में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने रिश्तेदारों टीटीवी दिनाकरन और एस वेंकटेश को पार्टी में शामिल कर लिया। दिनाकरन को उप महासचिव बनाया गया है। शशिकला के साथ दोनों नेताओं को जयललिता ने 2011 में पार्टी से बाहर कर दिया था। माफी मांगने के बाद शशिकला की वापसी हुई, लेकिन दिनाकरन और वेंकटेश पार्टी से बाहर थे। इसके विरोध में पार्टी के संगठन सचिव एन.के. पांडियन ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच पुलिस ने शशिकला और पार्टी विधायक दल के नेता ई पल्लीसामी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर रिजॉर्ट में विधायकों को बंधक बनाने का आरोप है।
पुलिस ने मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम गुट के विधायक SS सर्वनन की शिकायत पर FIR दर्ज की। इसके बाद पुलिस रिजॉर्ट के अंदर भी गई और विधायकों से बात की। We are free. On our own, we are staying here comfortably. All of us staying with our family members. But then where is the necessity for so many? अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दोहराया है कि विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत का परीक्षण होना चाहिए। एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, एक ही मुद्दा रखा जाए हाउस में और दोनों ग्रुप्स दिखा दें कि उनका लीडर कौन है, जिसके ज्यादा मत आए वो बन जाए। अटॉर्नी जनरल की राय पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है कि हाँ, उन्होंने लिस्ट भी दिया है। मेरे ख्याल में लगभग 125 या 26 MLAs का क्लियर मेजॉरिटी, और पनीरसेल्वम के पास कोई लिस्ट ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अब गवर्नर किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? तुरंत उनको शपथ दिला करके असेंबली को बुलाकर विश्वास प्रस्ताव पास करवाना चाहिए। सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। मंगलवार को अन्नाद्रमुक विधायक दल के नेता ई पलनीसामी ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया था। इसके बाद पनीरसेल्वम गुट के नेताओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के सबसे बड़े उपग्रह प्रक्षेपण मिशन के तहत 3 भारतीय और 101 विदेशी नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रह शामिल हैं। इसरो की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9। इसरो ने बुधवार को अंतरिक्ष में अब तक की सबसे ऊंची उड़ान भरी। PSLV C-37 से एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो ने नया कीर्तिमान बनाते हुए इतिहास रच दिया। इसके साथ ही इसरो ने वो सफलता हासिल की जिसे अब तक विकसित देश भी हासिल नहीं कर पाए हैं। मिशन की सफलता पर मिशन कंट्रोल सेंटर के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। PSLV C-37 has put in the Cartosat 2 series satellite, and all the remaining 103 satellites have been successfully put into the orbit by this launch vehicle. My hearty congratulations to the entire ISRO team for the wonderful job they have done. ऐसा पहली बार है जब 100 से ज्यादा उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया। मिशन में मुख्य उपग्रह 714 किलोग्राम वजन वाला कार्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह है, जो इसी सीरीज के पहले प्रक्षेपित दूसरे उपग्रहों के समान है। इसके अलावा इसरो के 2 और 101 विदेशी नैनो उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया, जिनका कुल वजन 664 किलोग्राम है। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रहों के अलावा इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के एक उपग्रह है। कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रहों में निगरानी के लिए अत्याधुनिक और उच्च शक्ति का कैमरा लगा है। This cartography will help in a bigger way for the whole nation, especially the nation like India, which is developing. We should know what was yesterday, what is today, and all this infrastructure building point of view. These high resolution images will help in a bigger way for the planners and as well as the policy makers. इस मिशन के जरिए भारत ने प्रक्षेपण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ही अंतरिक्ष मिशन से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था। 2014 में रूस ने 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, वहीं अमेरिका एक साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन उपग्रहों के बीच टकराव को रोकने की। आज के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो की व्यावसायिक शाखा अंतरिक्ष को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और आज की उपलब्धि को इतिहास में स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाएगा। श्रीहरिकोटा से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। ताइवान के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे के 2 दिन बाद चीन ने भारत से ऐतराज जताया है। चीन ने कहा कि भारत को ताइवान से जुड़े मुद्दों को समझदारी से डील करना चाहिए, जिससे चीन भारत के संबंधों को बेहतर बनाए रखा जा सके। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत चीन की चिंताओं को सम्मान देता है, साथ ही भारत एक चीन के सिद्धांत पर चलेगा। हालांकि भारत ने चीन के आरोपों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का कहना है कि ताइवान से इस तरह के प्रतिनिधिमंडल भारत में पहले भी आते रहे हैं
और ऐसे दौरों से कोई राजनीतिक मतलब निकालना गलत होगा। 印方在涉台问题上是有过明确承诺的，我们希望印方能够尊重和理解中方的核心关切，切实的坚持一个中国原则。 तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।